वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 12 सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स में चैप्टर रिलेशन में एसर्शन रीजनिंग। और ये लास्ट वीडियो है, इसमें एसर्शन रीजनिंग करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। के सेट ऑफ इंटीजर जेड है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर किस तरह से, x, y belongs to R implies x minus y is divisible by n। यानी x और y आपस में रिलेटेड होगा बाय द रिलेशन R। कब? जब x माइनस वाई जो है उसको n क्या करेगा, डिवाइड करेगा। n मतलब यहाँ कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक, तो n क्या करेगा, x माइनस वाई को डिवाइड करेगा। x माइनस वन इज डिविजिबल बाई n। ओके, अब दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट वन में क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये दूसरा स्टेटमेंट। हमें क्या चेक करना पड़ता है, ऑप्शन ए बी सी डी में। जैसे एसर्शन में क्या है कि पहला ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन, उसको एसर्शन मान लेते हैं, यानी इसको हम मान लेते हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है उसमें इसका रीज़न बताया जाता है, ठीक है। फिर हमें चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, और अगर करेक्ट है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो पहला का रीज़न है या नहीं है, ये सभी हमें चेक करना होता है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है, ये चेक करेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना होगा, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये सभी है या नहीं है। तो ये पहला वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस वाई जो है ये डिविजिबल बाई एन होगा। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x के साथ x का रिलेशन चेक करना पड़ेगा, यानी हम y के जगह पे क्या करेंगे, x लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के जगह में x लेकर के हम देखेंगे x माइनस एक्स जो है वो n से डिविजिबल है या नहीं है। तो जब हम यहाँ पे y के जगह में x लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है ना, कोई भी हम नेचुरल नंबर लेंगे उससे डिविजिबल है। तो ये रिलेशन क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। यानी x के साथ x का रिलेशन है, क्योंकि जीरो तो सभी से डिविजिबल होता है। तो x इज़ रिलेटेड टू x बाय द रिलेशन r, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, सिमेट्रिक में क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर x माइनस वाई एन से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स भी n से डिविजिबल है या नहीं, ये देखना होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर x माइनस वाई एन से डिविजिबल होगा तो y माइनस एक्स भी n से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, इसको अगर आप नंबर से समझेंगे तो मान लीजिए x हम मान लेते हैं 6, n मान लेते, y मान लेते हैं 2 और n मान लेते हैं 4, ठीक है। तो x माइनस वाई कितना आएगा, 6 माइनस 2 आएगा, 4 आएगा। तो 4 तो ये n को हमने 4 माना है, तो ये जो x माइनस वाई आया 4, ये तो 4 से डिविजिबल है ना। अब अगर हम y माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 भी तो 4 से डिविजिबल है। 4 से -4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो हमेशा ये ट्रू होगा, यानी जब x माइनस वाई एन से डिविजिबल होगा तो y माइनस एक्स भी n से डिविजिबल होगा, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा कि मान लीजिए अगर n जो है x माइनस वाई को डिवाइड करता है, ये डिवाइड के है निशान, और n मान लीजिए y माइनस जेड को डिवाइड करता है। एक तरफ हम क्या लेते हैं, x और y, और दूसरा में क्या लेते हैं, y जेड। हमें चेक करना पड़ेगा x माइनस जेड को भी n डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो अगर n x माइनस वाई को डिवाइड करेगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर n इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये जो है n का मल्टीपल है, n का क्या है, मल्टीपल है ना, तब ना n इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये अगर n का मल्टीपल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू सम नंबर, n इंटू सम इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो n इंटू सम इंटीजर आएगा, यानी हम k1 मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 जो है 12 को डिवाइड करता है, ठीक है, 6 12 को डिवाइड करता है ना, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू कुछ नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। तो उसी टाइप से होता है यहाँ पे, n इसको डिवाइड कर रहा है तो ये बराबर कितना आएगा, n इंटू सम नंबर, तो n इंटू k1 मान लिए। इसी तरह n अगर इसको डिवाइड करता है y माइनस जेड को, तो y माइनस जेड बराबर क्या लिखेंगे, n इंटू सम नंबर, तो n इंटू मान लीजिए k2, जहाँ पे k1 और k2 ये क्या है, इंटीजर है। ओके, अब हम x माइनस जेड हमको देखना होगा ये इसको n डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो x माइनस जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। क्यों,
माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर कितना होगा, k1 इंटू एन, और y माइनस जेड क्या हो जाएगा, k2 इंटू एन। इन दोनों से n को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ गया, k1 प्लस k2। k1 भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, तो इन दोनों का सम भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों का इंटीजर हो गया इंटू एन, यानी n इंटू सम नंबर आ गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, x माइनस जेड को भी n क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, n डिवाइड्स x माइनस जेड। तो हमने क्या देखा, n अगर x माइनस वाई को डिवाइड करता है, n अगर y माइनस जेड को डिवाइड करता है, तो n जो है x माइनस जेड को भी डिवाइड करेगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी होगा। ओके, तो ये जो रिलेशन है ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी अल्टीमेटली ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट में क्या बोला था, R जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। जबकि ट्रांजिटिव है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, यानी ये करेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला था, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी ये सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा में होगा स्टेटमेंट 1 में क्या है, इफ़ सेट A हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ n एलिमेंट्स देन 2 टू द पावर mn रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। ये बिल्कुल सही है। अगर सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो A से B में टोटल कितना रिलेशन होता है, ये मैंने पहले भी बताया फिल इन द ब्लैंक्स में कि m और n को इंटू करेंगे mn आएगा और 2 का पावर ले लेंगे mn, टोटल इतना रिलेशन बनेगा। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ़ सेट A हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B विल बी mn। ये भी बिल्कुल सही है। A क्रॉस B मतलब क्या, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें टोटल कितना एलिमेंट होता है, A और B में जितना एलिमेंट होगा बस उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, mn एलिमेंट होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट A भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों करेक्ट है। और साथ ही साथ ये भी है कि पहले हम लोग A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आता है, mn, और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पावर में बैठाते हैं, तब आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहाँ से ये भी हो रहा है बात कि स्टेटमेंट 2 में जो ये बताया गया है ये स्टेटमेंट 1 का रीज़न है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ता है A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा A। क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, दोनों करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर स्टेटमेंट 1। दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 में जो बोला गया है ये स्टेटमेंट 1 का क्या रीज़न है, क्यों, क्योंकि इसमें mn जो हमने निकाला उसको यहाँ हम पुट करके ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं, इसका रीज़न है। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्वेश्चन होगा A। नंबर 3 में है, लेट n be the set of natural numbers and a relation R on n is such that n is related to m implies n is a factor of m। यानी n और m जो है आपस में रिलेटेड कब होगा, ये दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, कब होगा, जब n जो होगा वो m का फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर हमें पता है, जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 को जो डिवाइड करता है, यानी 6 को जैसे डिवाइड करता है 2 3 1 6, ये सभी इसका क्या हो गया, 6 का फैक्टर हो गया। तो n जो है वो m का फैक्टर है। अब स्टेटमेंट M1 में क्या बोला है, रिलेशन R इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। दूसरा बोला है स्टेटमेंट 2 में, रिलेशन R इज़ नॉट सिमेट्रिक, कि रिलेशन R जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो हम सभी चेक करेंगे, तो ये रिलेशन जो है n जो होगा वो m का फैक्टर होगा। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या करना होगा, m के जगह में भी n लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी n जो है n इज़ ए फैक्टर ऑफ m के जगह n लेना पड़ेगा, यानी n इज़ ए फैक्टर ऑफ n। n खुद n का फैक्टर है या नहीं है, बिल्कुल है। कोई भी नंबर अपने आप का तो फैक्टर होगा ना, हमेशा कोई भी नंबर को अपने आप का फैक्टर होता है, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक अगर चेक करेंगे तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि अगर n m का फैक्टर है तो क्या m भी n का फैक्टर होगा,
ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि मान लीजिए 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, तो क्या 6 भी 2 को डिवाइड करता है? ये सब तो नहीं होता है, ठीक। तो 2 अगर 6 का फैक्टर है तो 6 2 का फैक्टर नहीं होता है, यानी ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, यानी स्टेटमेंट 2 में जो बोला गया है नॉट सिमेट्रिक, ये करेक्ट है। अब तीसरा है कि हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में हमें 3 नंबर लेके चेक करना पड़ेगा कि एन एम का फैक्टर है और एम पी का फैक्टर है, तो क्या एन पी का फैक्टर होगा? तो इसको हम 3 नंबर लेके समझते हैं। मान लीजिए 2 6 का फैक्टर है, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, और 6 मान लीजिए 12 का फैक्टर है, 6 12 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 12 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये तीसरा वाला जो है ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अल्टीमेटली जो पहला में बोला गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये पहला बात में जो बोला इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये सही बोला है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला कि सिमेट्रिक नहीं है, सच में सिमेट्रिक नहीं है, दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, और साथ ही साथ ये भी है एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर स्टेटमेंट 1। और ये जो इक्विवेलेंस क्यों नहीं है, आर इक्विवेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आर सिमेट्रिक नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, लेकिन क्या है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक ना होने की वजह से ये इक्विवेलेंस नहीं हो रहा है। यानी ये जो स्टेटमेंट 2 में जो बोला गया इसका रीज़न, ये सही रीज़न है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तभी जाकर ये इक्विवेलेंस नहीं है। यानी ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर स्टेटमेंट 1। ओके, अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। ये भी एक टाइप के क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट 1 है, एक सेट ए है 1 2 3 और एक रिलेशन है। इस तरह से हमें बताया गया है कि देन आर इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, कि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये हो गया स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 क्या है, इफ़ ए अगर इस तरह का सेट है ए बी सी डी और आर एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो रहा है आर इक्वल टू दिस, देन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन है। अब हमें देखना कौन सा सही कौन सा गलत कौन सा ऑप्शन होगा। तो स्टेटमेंट ए में क्या 1 में क्या बोला गया कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये जो आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, किसके ऊपर, ए के ऊपर, ऑन सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, 1 2 3 है ए में, तो इसमें देखना होगा 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं। तो 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है क्या, नहीं है। इसमें 3 है ना, इसमें 3 3 नहीं है, 3,3 नहीं, यानी आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स है। अब आते हैं 2 पे। ये इसके बारे में क्या बोला गया है, आर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करें। ए कोमा सी अगर इसमें है तो सी कोमा ए बी होना चाहिए, तो सी कोमा ए है यहाँ पे। बी कोमा डी है तो डी कोमा बी भी होना चाहिए, यहाँ पे है डी कोमा बी। अब बी कोमा सी इसमें है तो सी कोमा बी भी होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे सिमेट्रिक। तो बी कोमा सी है लेकिन सी कोमा बी यहाँ पे नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी स्टेटमेंट 1 भी जो है फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट होगा डी, स्टेटमेंट 1, 2 आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखें। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक। कहा जा रहा है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, तो ये गलत है। मान लीजिए एक सेट हम लेते हैं 1 2 3। अब अगर हम एक रिलेशन इस टाइप से लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और साथ में 1,2, तो बोले कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1 2 3 है, तो इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें 1,2 भी है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था, 1,2 है तो 2,1 भी इसमें रहना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक नहीं होता। हाँ, अगर ये लास्ट वाला नहीं होता तब ये रिफ्लेक्सिव भी होता और सिमेट्रिक भी बोलते हैं हम इसको। ठीक, तो ये पहला वाला फॉल्स होगा। दूसरा में क्या बोला है,
द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन किसको हम लोग बोलते हैं? जैसे एक सेट ए है, तो एक रो से अगर हम ले लेते हैं पूरा पूरी एक रो से, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक रो में ए में जितना एलिमेंट होगा उसका सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करेंगे एक रो से, यानी इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 दिया 9, इसमें 9 एलिमेंट आएगा, टोटल ऑर्डर पेयर आएगा, और वो सभी इसमें आएगा ऑर्डर पेयर, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये सेकंड वाला सही है कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है, यानी स्टेटमेंट 2 ये ट्रू है, तो इसका बी वाला होगा। ओके, इसको आप निकाल के दे सकते हैं। एक रो से कितना आएगा, तो 1 आएगा, इस तरह से ए के साथ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे, सारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन 3 है, द स्टेटमेंट 1 में है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या रहता है? आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे ये एक सेट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ये सेम ऑर्डर पेयर होता है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ये सही है। दूसरा जो बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए मे नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। जैसे यही वाला देखें, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 1,2 भी आ गया है यहाँ पे, और आइडेंटिटी में सिर्फ ये सेम वाला रहता है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने से आइडेंटिटी होना ज़रूरी नहीं है, बट जो आइडेंटिटी होगा वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही बोला गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 में क्या है? लेट ए, ये सेट है, रिलेशन है इस टाइप का, देन आर विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक कर लेंगे पहले। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जैसे 1,2 है एंड 2,1 है, इसका लास्ट वाला 2, इसका फर्स्ट वाला 2, तो 1,2 एंड 2,1 ये दोनों अगर इसमें है तो इसमें होना क्या चाहिए? इसका पहला और इसका ये लास्ट वाला 1,1 भी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ एक और चेक करते हैं, 3,2 है एंड 2,1 है, तो इससे इम्प्लाई क्या होना चाहिए? 3,1 भी यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि इसका 3,2, इसका लास्ट वाला 2 है, इसका फर्स्ट वाला 2 है, तो 3,2 एंड 2,1 ये दोनों आर में है, तो इन दोनों से इम्प्लाई ये करता है कि इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला यानी 3,1 भी इसमें होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे इसको ट्रांजिटिव। तो ये तो नहीं है, 3,1 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ओके, अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है? एक्स एक सेट है ABC, Y एक सेट है CAB, तो X क्रॉस Y और Y क्रॉस X ये दोनों इक्वल है, ये सही है ना गलत है? तो देखिए दोनों सेट तो सेम है, ABC और इसमें CAB है, खाली एलिमेंट आगे पीछे लिखा है, सेट तो दोनों सेम है। तो दोनों अगर सेट सेम होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे पीछे अगर हम लेते हैं तो दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, X क्रॉस Y में क्या आएगा? इसका A लेंगे, इसका C लेंगे, A, फिर इसका A लेंगे, इसका A लेंगे, A, फिर इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला A, फिर इसका सेकंड लेंगे, इसका फर्स्ट B, C, फिर B, A, फिर B, B इस टाइप से आएगा, फिर C, 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 A, C, B इस टाइप से। इस तरह Y क्रॉस X भी आप करके देख सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में यहाँ पे लेट, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, रो पढ़ते हैं, रो। लेट रो बी ए रिलेशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर सेट C टू रियल नंबर सेट R डिफाइंड एज X और रो Y, यानी X इज रिलेटेड टू Y implies
मॉड एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स और वाई आपस में रिलेटेड कब होगा, जब एक्स का जो मॉड वैल्यू लेंगे, मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू वाई होगा तब। अब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ। स्टेटमेंट 1 में बोला है 2 + 3i इज़ रिलेटेड टू 13। स्टेटमेंट 2 में बोला है 1 + i इज़ रिलेटेड टू 2 एंड स्टेटमेंट 3 में बोला है i रिलेटेड टू 1। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक, तो देखिए ये दोनों रिलेटेड कब होगा, ये हो गया x और ये हो गया y, तो दोनों रिलेटेड कब होगा, जब ये x का मॉड y के बराबर होगा। तो ये 2 + 3i का मॉड जब 13 के बराबर होगा, तो इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है, तो इसका मॉड वैल्यू क्या होता है, √a² + b² होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका मॉड वैल्यू लेंगे 2 + 3i का मॉड वैल्यू, तो ये a के जगह में 2 है और b के जगह में 3 है, तो इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 यानी 13 का रूट आ जाएगा। 13 नहीं आ रहा है, √13 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, √13। तो ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे √13 रहता तो रिलेटेड होता। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 में क्या है, 1 + i का रिलेटेड टू 2, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ i के सामने यहाँ 1 है, तो 1 और 1 का यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। और स्टेटमेंट 3 में i रिलेटेड टू 1 मतलब यहाँ पे सिर्फ a के जगह में 0 हो जा रहा है और i इंटू b के जगह में 1 हो जाएगा, क्योंकि i को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 1i, है ना, इस तरह से। तो a के जगह में 0 हो जा रहा है और b के जगह में 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर + 1², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर ये 1 है, सही है, यानी ये रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 3 इज़ ट्रू, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। डी यहाँ पे छूट गया है, ठीक, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट ए है 1 3 5, सेट बी है 2 4 6 और रिलेशन आर इस टाइप से है, ए से बी में एक्स इज रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज एक्स + वाई इज़ एन इवन नंबर। तो एक्स और वाई आपस में रिलेटेड कब होगा, और सेट ये जो डिफाइन हो रहा है ए से बी पे डिफाइन हो रहा है, यानी एक्स जो होगा सेट ए से होगा और वाई जो होगा सेट बी से होगा। तो एक्स और वाई रिलेटेड आपस में कब होगा, जब हम एक्स और वाई को जब प्लस करेंगे वो एक इवन नंबर आएगा तब ये रिलेटेड होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, आर एक्सप्रेसेस ए नल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर एक कैसा रिलेशन होगा, नल रिलेशन। नल रिलेशन मतलब एम्प्टी, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा आर में। स्टेटमेंट 2 में बोला है आर एक्सप्रेसेस ए यूनिवर्सल रिलेशन, आर एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यानी सारा एलिमेंट उसमें आएगा। और स्टेटमेंट 3 में बोला है आर ये होगा, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा देखेंगे। सबसे पहले तो आर रिलेशन में रिलेटेड होने के लिए हमें क्या देखना होगा, एक्स और वाई को जोड़ के देखना होगा इवन होता है कि नहीं। तो एक्स कहाँ से लेंगे हम, सेट ए से लेंगे। सेट ए में अगर हम 1 लेंगे और सेट बी का लेंगे y यानी 2 लेंगे, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे कितना होगा, 3 आएगा। 3 जोड़ के क्या इवन आ रहा है, नहीं आ रहा, ओड आ रहा है। इसका अगर हम 3 लेंगे और इसका लेंगे 4, तो 3 + 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ओड आ रहा है। इसका 5 लेंगे, इसका 6 लेंगे, तो 5 और 6 ऐड करके कितना आएगा, 11 आएगा। ये भी क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है। इसी तरह 1 के साथ किसी और को भी ले लो, 1 और 4 लेंगे तो 5 आएगा, वो भी ओड आएगा। 1 और 6 लेंगे 7 आएगा, वो भी ओड आएगा। सारा वैल्यू क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, कोई भी इवन नहीं आ रहा है, यानी आर में कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आर में वही एलिमेंट आता अगर एक्स और वाई को हम ऐड करके इवन नंबर आता तब वो वाला पेयर आर में आता, लेकिन आर में तो ऐसा कोई पेयर नहीं आ रहा है, यानी आर क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक नल रिलेशन होगा। यानी स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है कि यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यानी सारा एलिमेंट उसमें आएगा, इस तरह का सारा पेयर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आर में कोई एलिमेंट ही तो नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्सल तो दूर की बात है। स्टेटमेंट 3 में बोला आर इस टाइप से आएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि
इस टाइप से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है x है और ये y है, तो y कितना है 1 है, y तो यहाँ पे है ही नहीं है, 1 यहाँ पे है ही नहीं, इस टाइप से ये तो होगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 ये दोनों गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ओके, लास्ट है ट्रू फॉल्स में ये है कि इन ए प्लेन, एक प्लेन है, जैसे ये पेज है, ओ इज़ द ओरिजिन, ओ मान लीजिए एक ओरिजिन है, एंड पी एंड क्यू आर टू अदर पॉइंट्स इन दैट प्लेन। मान लीजिए 2 पॉइंट है पी और क्यू है। अब एक रिलेशन डिफाइन करें, रिलेशन एस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, यानी पी और क्यू आपस में रिलेटेड होगा इस टाइप से, पी कोमा क्यू रिलेटेड होगा बाय द रिलेशन एस। ये कब रिलेटेड होगा आपस में? जब ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी ओ से पी का जो डिस्टेंस है ये ओ पी हो गया, और ओ से क्यू का डिस्टेंस ओ क्यू, ये डिस्टेंस जब बराबर होगा तब जाकर के ये दोनों आपस में रिलेटेड होगा। कौन? पी और क्यू। अब स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है? एस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहला है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो दोनों में हमको पी लेना पड़ेगा, पी और क्यू के जगह में दोनों में पी लेना पड़ेगा। तो ओ पी के साथ बराबर होता ही है, डिस्टेंस ओ पी का डिस्टेंस तो सेम होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। यानी स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है? एस सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू मान लेते हैं तो उल्टा करें, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी होगा, है ना। ये दोनों अगर बराबर होगा तो ओ क्यू भी तो ओ पी के साथ बराबर होगा, तो ये तो सिमेट्रिक होगा। और स्टेटमेंट 3 में बोला है ट्रांजिटिव होगा, ये भी होगा। मान लिए 3 पॉइंट लेते हैं पी क्यू आर, और मान लेते ओ पी बराबर ओ क्यू एंड ओ क्यू बराबर ओ आर, तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं? ओ पी बराबर ओ आर होगा ही होगा, यानी पी और आर भी आपस में रिलेटेड हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है, यानी इसमें डी होगा करेक्ट। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। लास्ट आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड में क्या रहता है? जैसे एक ये दिया रहेगा, अलग अलग केस रहता है इसमें, जैसे 3 केस है अलग अलग। एक मान लीजिए सेट ए है, इस टाइप से 1 से लेकर 7 तक है, सेट बी है 1, 4 एंड 7 है। अब पहला है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज़, ए से बी में टोटल कितना रिलेशन होगा? करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो ए में कितना एलिमेंट है? 7 है, बी में कितना है? 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? 7 × 3 21 एलिमेंट होगा, तो टोटल रिलेशन कितना होगा? 2 का पावर 21, तो करेक्ट होगा ये पहला वाला 2 का पावर 21। दूसरा इसी का रिलेटेड है, आर एक रिलेशन है ए से बी में इस टाइप से, तो ये जो दूसरा ये भी क्वेश्चन 1 का ही पार्ट है, ठीक है, सेकेंड केस है, इसलिए इसको केस बेस्ड बोला है। ए से बी में रिलेशन डिफाइन करें इस टाइप से, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स जो होगा वाई से बड़ा होगा, वो सभी पेयर यहाँ पे आएगा आर में, ठीक है। देन द डोमेन ऑफ आर विल बी, तो आर का डोमेन कितना होगा? डोमेन मतलब एक्स का कौन कौन सा वैल्यू होगा, तो एक्स कहाँ से आएगा? सेट ए से आएगा। वाई कहाँ से आएगा? सेट बी से आएगा। तो मान लीजिए अगर हम वाई वन लेंगे अगर हम, तो एक्स हमें क्या लेना पड़ेगा? जो कि 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। तो अगर वाई में अगर 1 लेंगे तो 1 से बड़ा हमें क्या लेना होगा? एक्स लेना पड़ेगा। एक्स कहाँ से लेंगे हम? सेट ए से लेंगे। तो वाई में जब 1 लेंगे तो 1 से बड़ा यहाँ कौन कौन है? 2 है, एक्स क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 और 7 होगा। फिर हम वाई ले सकते हैं 4, वाई अगर हम 4 लेंगे तो एक्स में क्या लेना होगा? हमें वाई से बड़ा लेना होगा, यानी 4 से बड़ा यहाँ कौन कौन है? तो 5, 6, 7 है। फिर वाई अगर हम 7 लेते हैं 7, तो एक्स में क्या लेना पड़ेगा हमें? तो इसमें 7 से बड़ा लेना होगा, 7 से बड़ा इसमें कोई है नहीं, तो यहाँ पे एक्स में कोई वैल्यू नहीं होगा, नॉन। तो अल्टीमेटली एक्स का क्या क्या वैल्यू आया हमारे यहाँ पे? इन सभी को आपस में मिला करके क्या बोलेंगे? यानी यही सब आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 और 7 आएगा, क्योंकि 5, 6, 7 तो सेम हो रहा है, यानी ये आएगा, ये वाला सेट 3 वाला, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में बोला है आर ये रिलेशन अगर है जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो आर इन्वर्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन आर इन्वर्स क्या हो जाएगा?
एक्स कोमा वाई है तो वाई कोमा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका डोमेन क्या होगा, वाई का वैल्यू होगा। वाई का वैल्यू में वही लेंगे जिस तरह जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई से बड़ा, ये तो सही रहेगा। अब वाई का कौन कौन सा वैल्यू आएगा, तो देखिए वाई का वैल्यू क्या क्या था, वाई का वैल्यू था 1 था, 4 था, 7, लेकिन 7 के लिए एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था। तो रिलेशन के लिए हमें वैसा एक्स और वाई लेना पड़ेगा जहाँ दोनों वैल्यू मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू सब आएगा ये दोनों, ये वाई का वैल्यू 1 और 4 आएगा, ओके। तो यहाँ पे y का दो ही वैल्यू आएगा, 1 और 4 आएगा। 7 छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 7 के लिए तो x कोई मिल रहा नहीं है हमें, जबकि r रिलेशन में तो वो x के साथ y भी रहना चाहिए, ठीक है, पेयर में। तो इसमें जो y का वैल्यू आएगा यानी 1 और 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया r इनवर्स का डोमेन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का 3 केस है, 1 2 3। ये सेट ए है, एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया ये वाला। अब r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, कहा जा रहा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज इसका रीजन कौन सा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता क्या देखना होगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है इसमें। तो 3 3 नहीं होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये उसका करेक्ट होगा दूसरा वाला। अब आगे क्या है, r इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो किस रीजन से है, देखिए इस 1 2 है, तो 2 1 है क्या इसमें, नहीं है। तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 3 है, तो 3 2 यहाँ पे तो है। तो 1 2 है, लेकिन 2 1 r में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक। और r ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखें 1 2 है एंड 2 3 ये दोनों r में है। तो ये दोनों इम्प्लाई क्या करना चाहिए था, 1 3 r में रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इस वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका हो गया, ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया रिलेशन का। इसके बाद फंक्शन है, तो फंक्शन 3 मार्क्स क्या है, 4 मार्क्स के अंदर में ही है। रिलेशन और फंक्शन मिलाकर टोटल 4 मार्क्स है ओनली, ठीक। इसलिए अब फंक्शन का बनाऊंगा तो उसके बाद बहुत सारा करने के बाद सिर्फ 4 मार्क्स ही होगा। तो इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी बता दूंगा, ओके, उसमें 8 मार्क्स है।